हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। तो आज हमारा चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 6 वीडियो है, जहाँ पर हम बात करेंगे ट्रेड की, ऑक्सिलरी टू ट्रेड की और बिजनेस रिस्क के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब सिंपल होता है, जब आप गुड्स खरीद कर गुड्स बेचते हैं। दैट इज़, आप गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, आप गुड्स खरीदते हैं एंड देन उसे फर्दर सेल कर देते हैं। तो जो ट्रेड सेगमेंट है कॉमर्स का, ये लिंक करता है दो लोगों को, मैन्युफैक्चरर को और कंज्यूमर को। क्योंकि कई बार मैन्युफैक्चरर खुद ही गुड्स प्रोड्यूस करके सेल करता है, बट कई बार वो ऐसा काम खुद नहीं कर सकता, तो वो चेन का यूज़ करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एंड देन गुड्स आपके पास, दैट इज़ अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंचता है। तो जो आपका ट्रेड भी है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है इंटरनल ट्रेड और दूसरा है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब सिंपल होता है, कोई सा भी ऐसा ट्रेड दैट इज़ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स हो रही है कंट्री के जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर में। जैसे कि एक छत्तीसगढ़ का सेलर एमपी के बारे को गुड्स बेचता है, तो ये क्या हो गया आपका इंटरनल ट्रेड। एक जम्मू कश्मीर का सेलर कन्याकुमारी के बायर को गुड्स बेचता है या सर्विस ऑफर करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे इंटरनल ट्रेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करने के लिए यह है कि ट्रेड में खाली गुड्स कवर नहीं होते हैं, आपकी सर्विसेज भी कवर होती हैं। क्योंकि इंटरनल ट्रेड इंडिया में ही हो रहा है या कंट्री के जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर ही हो रहा है, तो जो होम करेंसी है उसी में ये ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। लाइक इंडिया में ये ट्रांजैक्शन होते हैं रुपीज़ में। अब जो आपका इंटरनल ट्रेड भी है, इसे भी हमने दो हिस्सों में बांटा है। पहला है होलसेल ट्रेड और दूसरा है रिटेल ट्रेड। मैन्युफैक्चरर से गुड्स लार्ज क्वांटिटी में बाय करता है होलसेलर, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट रिटेलर को या कंज्यूमर को अपने गुड्स नहीं बेच पाता, और ना रिटेलर भी इतना सारा लार्ज क्वांटिटी में गुड्स बाय कर पाएगा मैन्युफैक्चरर से। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरर अपना गुड्स बेचता है होलसेलर को लार्ज क्वांटिटी में, और फिर होलसेलर जो है ये गुड्स बेचता है रिटेलर को। जनरली जितने भी होलसेलर होते हैं वो एक तरह के गुड्स में ही डील करते हैं, और जो रिटेलर होते हैं वो अलग अलग तरह के गुड्स में डील करते हैं। तो होलसेलर जो है काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में क्वांटिटी रखता है अपने पास। अब हम बात करते हैं रिटेलर की। तो रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से गुड्स बाय करता है और देन अल्टीमेटली कंज्यूमर को ये गुड्स बेचता है। तो गुड्स बाय करता है, सर्विसेज बाय करता है, और स्मॉल क्वांटिटी में कस्टमर को जो है ये गुड्स सेल करता है। रिटेलर जो है बहुत वैरायटी ऑफ गुड्स मेंटेन करता है, तो ये आप और हम सब जानते हैं। लाइक आपके एरिया में जो भी प्रोविजन स्टोर है, जो भी ग्रॉसरी स्टोर है, वहाँ पर आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं खरीदने के लिए, बिकॉज रिटेलर जो है वैरायटी ऑफ गुड्स मेंटेन करता है और स्मॉल क्वांटिटी में, रिटेल क्वांटिटी में आपको गुड्स बेचता है। देन नेक्स्ट आपका आता है एक्सटर्नल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है कि गुड्स की खरीदी बिक्री हो रही है, सर्विस की खरीदी बिक्री हो रही है, और वो आपके कंट्री के जोग्राफिकल लोकेशन को, लिमिट को, बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है। मतलब एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब हो गया जहाँ पर दो कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है। जैसे कि इंडिया वाला यूएस से कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, तो दिस इज़ एक्सटर्नल ट्रेड। इंडिया वाला श्रीलंका को गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज़ गुड्स भेज रहा है, तो ये भी आपका एक्सटर्नल ट्रेड में आ जाएगा। तो एक्सटर्नल ट्रेड में मार्केट का एरिया काफ़ी वाइड हो जाता है। नॉर्मली हम इसमें इन्वॉल्व इसलिए होते हैं कि जो चीज़ हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होती है उसे हम इंपोर्ट करते हैं, और जो चीज़ हमारे यहाँ एक्सेस प्रोड्यूस होती है उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी फ्रेम किए जाते हैं। लाइसेंसिंग होती है, कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, जब आप गुड्स इंडिया के बाहर से इंडिया में लाते हैं तो आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है जिसका नाम होता है कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट करने पर इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करने पर एक्सपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ता है। तो कस्टम पोर्ट्स होते हैं, ये रेलवे स्टेशंस भी होते हैं, ये सी पोर्ट भी होते हैं, और ये एयरपोर्ट भी होते हैं। तो जो एक्सटर्नल ट्रेड है वह भी आपका तीन तरह का है। पहला है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, इंडिया वाला गुड्स बाहर बेच रहा है, दैट इज़ फॉरेन कंट्री में। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी कंट्री में बाहर की करेंसीज आएंगी, दैट इज़ फॉरेन रिजर्व आपके पास इकट्ठा होंगे, जिससे अल्टीमेटली आपकी करेंसी भी स्ट्रांग होगी। इंपोर्ट का मतलब होता है कि हम
इंडिया में गुड्स ला रहे हैं बाहर से ख़रीद कर, चाहे जो आप हैं गुड्स खरीद रहे हैं चाइना से, यूएस से, यूके से, एसेट्रा। तो नॉर्मली हम इंपोर्ट वो चीज़ें करते हैं जो हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं होता, लाइक कोई टेक्नोलॉजी, लाइक कोई कैपिटल गुड, कोई मशीनरी, एसेट्रा। गवर्नमेंट का टारगेट रहता है कि इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। और अगला टॉपिक है आपका एंट्रीपोर्ट। इसका मतलब होता है कि मैंने यूएस से गुड्स मंगवाया, दैट इज़ इंपोर्ट किया, और अब ये गुड्स मैं इंडिया में यूज़ नहीं करूँगा, ये गुड्स इंडिया में कंज्यूम नहीं होगा, बल्कि इसे मैं बेच दूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा श्रीलंका को। तो इसे हम कहते हैं एंट्रीपोर्ट। तो इस तरह से जो है आपके ट्रेड हो जाते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सिंपली है, ट्रेड का मतलब हमने समझ लिया, व्यापार जो इंटरनल हो रहा हो या एक्सटर्नल हो रहा हो। इस ट्रेड को जो हेल्प करता है वो होता है आपका कॉमर्स सेगमेंट, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है, जिसे हम कहते हैं टर्शरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का काम क्या है कि ट्रेड में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करना। तो ऐसे कौन कौन से ऑक्सिलरी टू ट्रेड हैं या एड्स टू ट्रेड हैं जो हेल्प करते हैं कि प्रॉपरली फ्लो हो पाए गुड्स एंड सर्विस का। तो पहला है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट का सिंपल मतलब होता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, क्योंकि हमें पहले से ही पता है गुड्स बनते कहीं और पर हैं, कंज्यूम कहीं और पर होते हैं। तो गुड्स कस्टमर तक पहुंचेंगे कैसे, वो पॉसिबल हो पाता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू। लाइक जो चाय पत्तियां हैं वो बनती हैं आसाम में, दार्जिलिंग में, बट पूरे इंडिया में कंज्यूम की जाती हैं। तो ये इंडिया में अवेलेबल कैसे हो पा रही हैं, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट से खाली आप गुड्स इंपोर्ट नहीं करते हैं, आप रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करते हैं। इवन आप एक फैक्ट्री वाला जो है अपने लेबर भी जो है अपनी फैक्ट्री में लेकर आता है थ्रू दी हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सिमिलरली जो अलग एक और एस्पेक्ट है वो है आपका कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की वजह से प्रोड्यूसर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाते हैं। तो कम्युनिकेशन सर्विस किस तरह की आज हम यूज़ कर रहे हैं, पोस्टल सर्विस, टेलीफोन सर्विस और इंटरनेट के थ्रू। तो आप सभी को पता है कि आज कम्युनिकेशन कितना आसान हो गया है। तो पहला पॉइंट था आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगला पॉइंट है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम होता है बिजनेस को लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, सो दैट बिजनेस को गुड्स प्रोड्यूस करने में, गुड्स बेचने में, गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो जो फंड्स की प्रॉब्लम होती है बिजनेस की, वो बैंक और फाइनेंस जो है दूर करता है। इसके अलावा आज के ज़माने में बैंक तो और भी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, लाइक कलेक्शन एंड डिपॉजिट ऑफ चेक। अगर आपके सप्लायर को पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट कर देंगे, आपको अपने डेटा से पेमेंट लेनी है तो वो आपके बिहाफ में रिसीव कर लेंगे, आपको कुछ मंथली फिक्स पेमेंट करनी है तो ये पेमेंट भी कर देंगे। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो आप क्लास 11th अकाउंट्स में पढ़ते थे वो भी यहाँ पर कवर हो जाता है। इसके अलावा बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देता है। मतलब क्या कि मेरे अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट है ओनली, तो मैं 10,000 से ऊपर का भी खर्चा अपने बैंक अकाउंट से कर सकता हूँ अगर मैंने बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है। इसके अलावा अगर आप यूएस में गुड्स जो हैं, यूएस से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको पेमेंट डॉलर में करनी होगी। तो आज फॉरेन एक्सचेंज का काम भी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का काम भी बैंक कर रही है। तो बिना बैंक एंड फाइनेंस के आज के ज़माने में बिज़नेस कर पाना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। तो हम सबको पता है कि बिज़नेस बहुत तरह के रिस्क फेस करता है। रिस्क किस तरह के हैं कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया। इन रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियाँ आगे आती हैं जो हमसे एक नॉमिनल अमाउंट प्रीमियम कलेक्ट करती हैं, और जब हमें रिस्क होता है तो जितना भी रिस्क होता है उसके लिए वो हमें कंपनसेशन पे करती हैं। तो हमारा रिस्क एलिमेंट कवर कर लेती हैं इंश्योरेंस कंपनी। और आज के ज़माने में बहुत तरह की इंश्योरेंस पॉलिसियाँ हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंश्योरेंस की पॉलिसियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका वेयर हाउसिंग। तो डेफिनेटली हमें ये बात पता है कि गुड्स प्रोड्यूस किसी पर्टिकुलर सीजन में होते हैं और कंज्यूम थ्रू आउट दी ईयर होते हैं। तो उस समय तक इस गुड्स को सही रखना, सेफ रखना, फ्रेश रखना, ये काम कौन करता है, वेयर हाउसिंग करता है। तो आज के ज़माने में हमको पता है कि वेयर हाउसिंग जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कॉमर्स का। बिना उसके जो है गुड्स आपके कस्टमर तक प्रॉपरली सेफ और सही कंडीशन में पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे कि वीट और राइस है, ये एक पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रो होते हैं बट कंज्यूम तो थ्रू आउट द ईयर होते हैं। दैट इज़ आपको उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो वेयर हाउसिंग भी जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपके ऑक्सिलरी टू ट्रेड का।
देन आपका आता है एडवर्टाइजिंग। तो आज मैन्युफैक्चर कौन सा गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है इसके बारे में कस्टमर को जानकारी मिल जाती है थ्रू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर को पता चलता है कि गुड्स की फीचर्स क्या हैं, क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, गुड्स मार्केट में कब आ रहे हैं, गुड्स अपने कॉम्पिटिटर से बेटर कैसे है। तो आज एडवर्टीजमेंट के थ्रू हर कंपनियां ये चाहती हैं कि उनकी गुड्स के बारे में कस्टमर को प्रॉपर नॉलेज हो, सो दैट वो इंटरेस्टेड हो आपकी गुड्स को बाय करने के लिए। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है एड्स और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये टॉपिक बिल्कुल मैच करता है फंक्शंस ऑफ कॉमर्स से, क्योंकि कॉमर्स के ही दो एलिमेंट हैं आपके, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा बिजनेस रिस्क। और हम सबको पता है बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है कि आपको लॉस हो जाएगा, आपको कम प्रॉफिट होगा। क्यों हमको बिजनेस में रिस्क है? बिकॉज हम फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर काफ़ी अनसर्टेन है। तो रिस्क ये है कि हमको लॉस होगा, रिस्क ये है कि हमें कम प्रॉफिट होगा। ऐसा क्यों होता है? हो सकता है कि जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड कम हो जाए, बिकॉज टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, कस्टमर की टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज आ गया, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया जिससे गुड्स का प्राइस बढ़ गया। सो कस्टमर जो है प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम करेगा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको बिजनेस खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, और इसी वजह से उससे जो है रिस्क बियर करना पड़ सकता है, कम प्रॉफिट का या फिर लॉस होने का। तो जो रिस्क है उसका नेचर क्या है? तो बिजनेस रिस्क अराइज होता है ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज़ का मतलब क्या है? फ्यूचर में क्या होगा ये आप गैस या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कब चेंज इन डिमांड आ जाए, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आ जाए, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, तो बिजनेस रिस्क अराइज होता है ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। अब आज के ज़माने में सभी एलईडी टीवी यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी जो फ्लैट टीवी थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, ये मार्केट से बाहर हो गई। तो कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। मार्केट में जो चल रहा है, जिसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं, उस पर आपको लगातार स्कैनिंग करना होगा। आपको पता करना होगा कि कस्टमर आज के ज़माने में आपसे क्या चाहता है। सेकेंड एलिमेंट है, नेचर है बिजनेस रिस्क का, इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क को आप बिजनेस से अलग नहीं कर सकते। रिस्क कभी भी आपका ज़ीरो नहीं हो सकता। बस बिजनेस टू बिजनेस रिस्क जो है वेरी करता है। किसी बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होगा और किसी बिजनेस में रिस्क कम होगा। तो रिस्क को ज़ीरो नहीं किया जा सकता, बट हाँ उससे कम करने की कोशिश हम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जैसे यहाँ पर बताया है कि जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व है फैशन आइटम्स के, वो ज़्यादा रिस्क बियर करते हैं, बिकॉज कब फैशन में चेंज आ जाए उन्हें खुद पता नहीं। बट जो स्टैंडर्डाइज गुड्स में डील करते हैं जिससे फैशन का कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर रिस्क कंपैरेटिवली लो होता है। सिमिलरली लार्ज स्केल बिजनेस ज़्यादा रिस्क बियर करता है, स्मॉल स्केल बिजनेस कम रिस्क बियर करता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, और उसके हिसाब से ही आपका रिस्क जो है डिसाइड होता है। पॉइंट नंबर 4 है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क का, प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। डेफिनेटली बिजनेस में आप प्रॉफिट कमाते हैं इसलिए बिकॉज आप रिस्क बियर करते हैं। अगर आप ज़ीरो रिस्क बियर करना चाहेंगे तो आप प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन से भी बिजनेस से ना करें। तो आप रिस्क बियर ही इसी होप पर करते हैं सो दैट एट द एंड आपको प्रॉफिट हो। देन रिस्क जो बिजनेस में है उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कॉजेज़ हैं, किस वजह से रिस्क अराइज होता है आपके बिजनेस में। पहला है नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ वो हैं जो हमारे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। कब अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, ड्रॉन आ जाए, फेमिन आ जाए, आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो इस वजह से आपको जो है लॉस हो सकता है। इसके लिए जो है आप कोई ख़ास प्रिपरेशन भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ह्यूमन कॉस्ट। जो आपके एम्प्लॉय है वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपके बिजनेस सीक्रेट को वो आपके कॉम्पिटिटर को रिस्क को शेयर कर सकता है। मशीन को गलत तरीके से हैंडल कर सकता है, केयरलेसली हैंडल कर सकता है, रिसोर्सेज को वेस्ट कर सकता है, जिससे भी आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम इसे कहते हैं ह्यूमन कॉजेस। उसके बाद आपका आता है इकोनॉमिक कॉजेस। इसका सिंपल मतलब है कि मार्केट कंडीशन में चेंज आ गई। अब मार्केट कंडीशन में चेंज आने के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। गवर्नमेंट ने जो है आपकी गुड्स के प्रोडक्शन पर ही बैन लगा दिया, जैसे भी प्लास्टिक के प्रोडक्शन में बैन लगा रहा था, यूज़ पर बैन लगा रहा था। गवर्नमेंट ने आपकी गुड्स पर टैक्स की रेट ज़्यादा कर दी, सो दैट प्राइस बढ़ गया, तो कस्टमर अब लेना नहीं चाहते। या आपका कॉम्पिटिटर जो है आपसे अच्छा गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है और कम प्राइस पर मार्केट में बेच रहे हैं। तो बहुत सारे इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके बिजनेस में लॉस होने का आपको रिस्क बियर करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 1971 में जब जनता गवर्नमेंट आई तो उन्होंने तो फॉरेन कंपनियों को इंडिया से बाहर ही कर दिया। तो यहाँ तो रिस्क क्या, ये तो आउट ही हो गए मार्केट से। तो इकोनॉमिक कॉजेज़ मतलब
मार्केट में चेंज आ रहा है, कस्टमर के डिमांड में चेंज आ रहा है, प्रेफरेंसेस में चेंज आ रहा है, और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। और आखिरी है आपका फिजिकल कॉजेज़। तो अगर आपका जो एसेट्स है, एसेट ही आपका फिजिकल रिसोर्सेज माना जाता है, स्टॉक आपका फिजिकल रिसोर्सेज माना जाता है, तो आपका एसेट, आपकी मशीनरी अब यूजलेस हो गई, आउटडेटेड हो गई, बिकॉज टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, या फिर मशीनरी में कोई डिफेक्ट आ गया, या फिर आपके एसेट जो है डैमेज हो गए, आपके बॉयलर में आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया एम्प्लॉय का, एक्सेट्रा। इन सभी की वजह से भी आपको लॉस हो सकता है, तो इसे हम कहते हैं फिजिकल कॉजेज़। तो इस तरह से हमने अभी फिनिश किया कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। तो हमारा चैप्टर 1 आज हमने कंप्लीट कर लिया है टोटल 6 वीडियोज़ में। ये नाम